तसव्वुर कीजिए कि किसी कंपनी की आमदनी अचानक से 30% बढ़ गई है। उनका मुनाफा भी कमाल का है, लेकिन अपने घर का बिल भरने के लिए या अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें देने के लिए उन्हें हर महीने नए लोन लेने पड़ रहे हैं। यानी अपने क्रेडिट कार्ड्स को पूरा मैक्स आउट करना पड़ रहा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। एक तरफ शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ लिक्विडिटी का पूरा अकाल। बिल्कुल। और यही वो फाइनेंशियल पैराडॉक्स है जहां आमतौर पर निवेशक सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ आती है ना तो उस चमकते हुए नंबर्स के पीछे की हकीकत अक्सर छुप जाती है। सही कहा आपने। तो आज के इस चर्चा में हम इसी छुपाई हुई हकीकत की तह तक जाएंगे। आज हम विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों का एक बहुत गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास कंपनी की ऑडिटेड अर्निंग्स, डैशबोर्ड, बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट्स मौजूद है। और कुछ खास इंडस्ट्री डेटा भी है हमारे पास। हाँ, वो भी है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन सुरक्षित और कंजर्वेटिव रिटेल इक्विटी निवेशकों के लिए इस कंपनी के डेट रिस्क्स को बारीकी से समझना है। हमें ये देखना है कि क्या 30% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के 1.07 के डेट टू इक्विटी रेशो और 274 दिन के भयंकर कैश कन्वर्जन साइकिल को सच में जस्टिफाई करती है। यानी क्या ये सिर्फ एक बड़ा लिक्विडिटी संकट है या कुछ और? देखिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए डेट रिस्क्स को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें ये जानना होगा कि जब एक कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट्स उठा रही है तो क्या वो लंबे समय तक टिकने वाली ग्रोथ है या फिर सिर्फ एक डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन है जहां उधार के पैसे पर महल खड़ा किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस आंकड़ों के जाल को खोलते हैं। जब हम डैशबोर्ड देखते हैं तो विंसॉल के FY26 के नंबर्स सच में किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। उनका रेवेन्यू करीब 30% बढ़कर 136 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि एक काबिले तारीफ आंकड़ा है। हाँ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में 26% का उछाल आया है। EPS बढ़कर 12 रुपये 39 पैसे हो गया है। और सबसे खास आंकड़ा जिस पर लोग अक्सर फिदा हो जाते हैं वो है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE, जो एक मजबूत 24.6% पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वही मैं कहने वाली थी। लेकिन जब हम पन्ना पलटकर बैलेंस शीट पर आते हैं तो सच में धक्का लगता है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़कर 1.07 पर पहुंच गया है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो FY25 में सिर्फ 1 करोड़ था वो FY26 में सीधा 4 करोड़ हो गया है। 4 गुना उछाल। हाँ बिल्कुल, 4 गुना। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक तरफ इतना शानदार ROCE और दूसरी तरफ 1.07 का हाई लेवरेज। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को इन दोनों आंकड़ों को एक साथ कैसे देखना चाहिए? क्या ये स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंशन इस बढ़ते हुए लेवरेज रेशियो को जस्टिफाई करता है? देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें इन आंकड़ों के काम करने के तरीके पर जाना होगा। ROCE हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगे हुए पूरे पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है और 24.6% सच में एक बेहतरीन नंबर है। लेकिन असली सवाल यह है कि वो पैसा आ कहां से रहा है। जब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के आंकड़े को पार कर जाता है, जैसे यहाँ 1.07 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास अपने खुद के पैसे से ज्यादा बाहर वालों का यानी बैंक्स का पैसा लगा हुआ है। इनकी पूरी ग्रोथ का इंजन बोरोड कैपिटल पर चल रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी ने एक नई शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी हो क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन उस कार का पेट्रोल भरवाने के लिए उसे अपने क्रेडिट कार्ड पर EMI लेनी पड़ रही हो। बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और इंफ्रास्ट्रक्चर या EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेसेस में तो वैसे भी कर्ज लेना एक आम बात होती है। हाँ, नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो उधार तो लेना ही पड़ेगा ना। इसमें इतना डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि कर्ज लेना आम बात है, लेकिन उस कर्ज की कीमत चुकाने की क्षमता यानी रीपेमेंट कैपेसिटी सबसे जरूरी चीज होती है। यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो गया है। इससे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बुरी तरह कमजोर हो जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने कर्ज का ब्याज कितनी आसानी से चुका सकती है, राइट? बिल्कुल सही। एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए ये रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि बैंक का ब्याज एक फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर कल को मार्केट में थोड़ी सी भी मंदी आती है या इनके नए प्रोजेक्ट्स में 3 महीने की भी देरी होती है
तो इनका रेवेन्यू गिर जाएगा। प्रॉफिट भी गिर जाएगा। हाँ, प्रॉफिट भी गिर जाएगा, लेकिन उस 4 करोड़ के ब्याज का मीटर तो लगातार चलता रहेगा ना। और अगर कंपनी ब्याज चुकाने में चूकती है तो सबसे पहले मार इक्विटी निवेशकों की जेब पर पड़ती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए डेट रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। यानी ग्रोथ तो आई है, लेकिन वो अपने साथ फिक्स्ड कॉस्ट का एक बहुत बड़ा बोझ ले आई है। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरे इंटरेस्ट और कर्ज के मकड़जाल की असली वजह है, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल। ओह, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, FY25 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 114 दिन था, लेकिन FY26 में ये भयानक रूप से बढ़कर 274 दिन हो गया है और साथ ही इन्वेंट्री डेज भी 229 दिन तक पहुंच गए हैं। इसका बेसिक मतलब तो ये हुआ कि पैसा मार्केट में फंस गया है, पूरी तरह से फंस गया है। पर एक आम निवेशक की तरह अगर मैं सोचूं तो अगर कंपनी की ऑर्डर बुक भरी हुई है और नेट प्रॉफिट 26% बढ़ रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि पैसा कितने दिन में आ रहा है? प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है ना। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसको एक प्रोजेक्ट के जरिए समझते हैं। मान लीजिए विंसोल को एक नया सोलर फार्म बनाने का ऑर्डर मिला। उन्होंने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल जैसे सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और केबल्स खरीदे। अच्छा। अब ईपीसी बिजनेस में क्या होता है कि सामान साइट पर आ गया, लेकिन इंस्टॉलेशन और ग्रिड अप्रूवल्स में महीनों लग जाते हैं। तो वो पैनल्स गोदाम में या साइट पर पड़े रहते हैं। यही आपके 229 दिन के इन्वेंट्री डेज हैं। ओह, तो पैसा वहां ब्लॉक हो गया। बिल्कुल। और जब तक काम पूरा नहीं होता, क्लाइंट पेमेंट क्लियर नहीं करता। कंपनी ने लेबर को सैलरी दे दी, सप्लायर्स को पैसा दे दिया, पर क्लाइंट से पैसा आने में, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स क्लियर होने में 274 दिन लग रहे हैं। कागज पर उन्होंने बिल बना दिया और 26% पीएटी दिखा दिया। पर फाइनेंशियल दुनिया में कहते हैं ना कि प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। सही कहा, प्रॉफिट सिर्फ कागज पर होता है, जबकि कैश बैंक में होता है। 274 दिन तक पैसा मार्केट में फंसा रहने से लिक्विडिटी बुरी तरह स्ट्रेन होती है। तो फिर ये अपने कर्मचारियों की अगली तनख्वाह और नए प्रोजेक्ट्स का रॉ मटेरियल कैसे खरीद रहे हैं, अगर बैंक्स में पैसा ही नहीं है तो? और यही कड़ी इनको वापस डेट ट्रैप में धकेलती है। अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए उन्हें बैंक से शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने पड़ते हैं। अपना फंसा हुआ पैसा जब तक नहीं आता, तब तक बैंक का पैसा घुमाना पड़ता है। इस वजह से लेवरेज रेशियो 1.07 तक पहुंच गया है। तो इस 274 डे के कैश साइकिल के चलते लिक्विडिटी का संकट तो साफ दिख रहा है। इन्हें इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऑपरेशनल पिवट्स लेने होंगे ना, ताकि कैश साइकिल छोटा हो सके? बिल्कुल। इन्हें सबसे पहले अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। 223 दिन तक कच्चा माल आइडल रखना कैपिटल की बर्बादी है। इन्हें जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मॉडल पर आना होगा, जहां सामान साइट पर तभी पहुंचे जब उसकी एक्चुअल इंस्टॉलेशन होनी है। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। और क्लाइंट्स के साथ क्या कर सकते हैं? दूसरा बड़ा पिवट उनके क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होना चाहिए। इन्हें अपने क्लाइंट्स एडवांस पेमेंट मॉडल्स या हर छोटे माइलस्टोन पर पेमेंट वसूली की शर्तें लागू करनी होंगी। अगर वो अपनी बिलिंग साइकिल को अग्रेसिवली मैनेज करें, तभी ये कैश साइकिल घटकर वापस 120 दिन पर आएगा और तभी इनकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स पर निर्भरता कम होगी। समझ गई। यानी कैश साइकिल छोटा करने के लिए ऑपरेशंस में फुर्ती लानी पड़ेगी। अब यहाँ से एक नया सवाल पैदा होता है। एक तरफ तो कैश फंसा हुआ है और दूसरी तरफ इनको और नए बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। नए ऑर्डर्स तो मिल ही रहे हैं। KPIG एनर्जिया से करीब 49.80 करोड़ का 400 kV गुजरात ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है और क्लीमैक्स से 3.60 करोड़ का O&M ऑर्डर मिला है। 136 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए लगभग 50 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिलना तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात जरूर है। पर अगर इनका पैसा 9 महीने के लिए ब्लॉक हो रहा है, तो इतने बड़े स्केल के नए प्रोजेक्ट्स लेना इनके लिए वरदान है या एक नया लिक्विडिटी संकट? इन नए ऑर्डर से उनकी फ्यूचर डेट सर्विसिंग कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा? ये पूरी तरह से एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ बड़े ऑर्डर्स मिलना फ्यूचर रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए बेहतरीन है। इससे इनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होता है, क्योंकि अभी सिर्फ छोटे-मोटे सोलर इंस्टॉलेशंस पर निर्भर नहीं है, वो बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में घुस रहे हैं। हाँ, रेवेन्यू तो प्रिडिक्ट हो जाएगा कि आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे आपने सही पकड़ा, इन बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए शुरुआत में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर पुराना पैसा 274 दिन के साइकिल में फंसा है, तो नई 400 केवी की लाइन बिछाने का पैसा कहां से आएगा? फिर से बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका लेवरेज अभी और बढ़ेगा। फ्यूचर डेट सर्विसिंग कैपेसिटी पर इसका बहुत भारी दबाव पड़ने वाला है।
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इन डेट रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ये तो सच में काफी रिस्की लग रहा है। तो आम निवेशक क्या करे? अगर हम इंडस्ट्री कंपैरिजन करें, जैसे मार्केट डेटा इनकी तुलना लार्सन एंड टर्ब्रो यानी L&T जैसे कंस्ट्रक्शन जायंट्स से करता है। L&T का PE रेशियो 33.76 और ROCE 14.57% है। उसके मुकाबले विंसॉल सस्ती भी लग रही है, जिसका PE सिर्फ 9.92 है और ROCE 24.6% है। हाँ, नंबर्स देखकर तो कोई भी यही सोचेगा। तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ ज्यादा मुनाफा देखकर विंसॉल में पैसा लगा देना चाहिए? इस लेवरेज मैट्रिक को इंडस्ट्री राइवल्स के खिलाफ कैसे इवैल्यूएट करे? यहाँ निवेशकों को एक बहुत जरूरी कंसेप्चुअल फर्क समझना पड़ेगा। PE और ROCE देखकर तुलना करना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि हम दो बिल्कुल अलग साइज और रिस्क प्रोफाइल वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं। कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। L&T एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर शिप की तरह है और विंसॉल एक हाई स्पीड मोटर बोट है। मोटर बोट की स्पीड बहुत तेज होती है, जैसा कि इनका 24.6% का ROC दिखाता है। लेकिन L&T जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को हल्के फुल्के तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास हजारों अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। अगर सोलर सेक्टर में डिमांड गिरती है तो L&T को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन विंसॉल एक सिंगल सेगमेंट बिजनेस में है। रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत साइक्लिकल होती है। ये सरकारी पॉलिसीज और इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यानी अगर अगले साल रिन्यूएबल सेक्टर में एक छोटा सा भी उतार चढ़ाव आया तो वो मोटर बोट पलट सकती है। हाँ, अगर पेमेंट्स में देरी हुई तो L&T अपना 14% ROC सस्टेन कर लेगा। लेकिन विंसॉल जैसी कंपनी पर इस साइक्लिकल डिमांड का असर ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इसलिए 1.07 का लेवरेज सेक्टर पियर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा रिस्की है। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है। मोटर बोट तेज तो है पर सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। खैर, अब जब कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो थोड़ी बात उन लोगों की भी कर लें जो इस बोट को चला रहे हैं, यानी कंपनी का मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बोर्ड ने FY26 के ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ ही एलेनोवा प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक सब्सिडरी में 51% होल्डिंग ली है। और सबसे अहम बदलाव ये है कि बोर्ड में मिस्टर निरंजन मिश्रा को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब इन तीनों बातों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है। पहले ये ₹1 का डिविडेंड। अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से सोचूं तो कंपनी पर 1.07 का डेट टू इक्विटी है, कैश 274 दिन तक जमीन में गड़ा हुआ है। ऐसे में डिविडेंड बांटने का क्या लॉजिक है? क्या FY26 डिविडेंड पॉलिसी सच में रिटेल कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं या ये सिर्फ एक दिखावा है? तो आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको बिल्कुल इसी नजर से देखेगा। जब कंपनी पर महंगे ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है तो जो थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट हुआ है उसे वापस कर्ज चुकाने में लगाना चाहिए था। उसे हम एक बेहतर लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी मानते हैं। फिर कंपनी ने डिविडेंड क्यों दिया? लेकिन ₹1 का डिविडेंड देना, सच कहूं तो रिटेल निवेशकों के दिमाग से खेलने जैसा एक मार्केट सिग्नल होता है। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि अरे वाह, कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे रिटेल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट हो जाता है। पर प्रमोटर्स के पास तो वैसे भी काफी शेयर्स होते हैं ना, तो क्या ये उनका अपना पैसा निकालने का तरीका नहीं है? वही मैं कहने वाला था। हकीकत में इस डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा प्रमोटर्स की जेब में वापस चला जाता है, जबकि कंपनी के बैलेंस शीट पर लेवरेज लगातार बढ़ता रहता है। एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए अगर आप पूछेंगे तो ये कैपिटल एलोकेशन का एक बिल्कुल गलत तरीका है। वही मुझे भी खटक रहा था। मतलब लिक्विडिटी क्राइसिस है पर दिखावे के लिए डिविडेंड बांट रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि कुछ पॉजिटिव कदम भी है मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे मिस्टर निरंजन मिश्रा की नियुक्ति। उनके पास L&T और सुज़लॉन जैसी बड़ी कंपनीज का 40 साल का लंबा अनुभव है। उनका आना बोर्ड में किस तरह का बदलाव ला सकता है? ये इस पूरी कहानी में सच में सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग है। देखिए, सुज़लॉन खुद विंड एनर्जी सेक्टर में एक दिग्गज रही है, जिसने हाई डेट और लेवरेज के कारण अपना सबसे बुरा दौर देखा और फिर उससे वापस निकली। हाँ, वो तो सबको पता है। तो जब मिस्टर मिश्रा जैसा अनुभवी इंसान बोर्ड रूम में बैठता है तो वो मैनेजमेंट की हर बात पर सिर्फ हाँ नहीं मिलाता। उनका मुख्य काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट पर सख्त निगरानी रखना होता है। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिस्क ओवरसाइट में एक बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल।
जब मैनेजमेंट अगला बड़ा 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने का प्रस्ताव रखेगी तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां बैठकर क्रॉस क्वेश्चन करेगा। वो पूछेगा कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या हम नया लोन अफोर्ड कर सकते हैं, कैश साइकिल को छोटा करने का क्या प्लान है। तो इसका मतलब उनकी आमद ये संकेत देती है कि मैनेजमेंट अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस को लेकर गंभीर है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने राइजिंग लेवरेज को मैनेज करना चाहते हैं। निरंजन मिश्रा की नियुक्ति से ओवरसाइट बहुत मजबूत होगी, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। यानी वो एक तरह से हमारी उस हाई स्पीड मोटर बोट में स्पीड गवर्नर का काम करेंगे, ताकि बोट अचानक से पलट ना जाए। ये तो अच्छी बात है। और ये जो एलेनोवा प्रोफाइल सब्सिडियरी शुरू की है, इस सब्सिडियरी एक्सपेंशन का क्या लॉजिक है और ये फ्यूचर रेवेन्यू स्टेबिलिटी में कैसे मदद करेगी? ये एक्चुअली उनकी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी लाने की ही कोशिश है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, सिंगल सेगमेंट में होना बहुत रिस्की होता है। सब्सिडरीज के जरिए सप्लाई चेन में बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है इस इंडस्ट्री में। तो क्या वो अपने कॉस्ट्स कम करना चाहते हैं? शायद वो अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर नए एलाइड सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इससे सिर्फ विंड और सोलर ईपीसी पर उनकी जो पूरी निर्भरता है वो थोड़ी कम होगी। इससे उनका रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क मिटिगेट होगा, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत सकारात्मक कदम है। तो अगर हम इन तमाम कड़ियों को अब एक साथ जोड़ें, 23% ग्रोथ, 1.07 का लेवरेज, 274 दिन का कैश साइकिल, एलएनटी से तुलना और नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, इन सब के चलते पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है? डैशबोर्ड इनके FY26 को 8.7 आउट ऑफ 10 का स्कोर देकर वर्डिक्ट पॉजिटिव रखता है, लेकिन हमारी चर्चा ने तो एक अलग ही तस्वीर पेश की है। निचोड़ यह है कि वो जो 8.7 का स्कोर है ना, वो इनकी आय और मुनाफे के आंकड़ों पर आधारित है, और वो फिलहाल भारी हुई ऑर्डर बुक की वजह से तेजी से बढ़ भी रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म इक्विटी होल्डर्स की सेफ्टी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने का मार बेचा, बल्कि इस पर करती है कि आपने उसके पीछे कर्ज कितना लिया और पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब आया। वही कैश कन्वर्जन साइकिल वाली बात। हाँ, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को 23% रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर खुश होने से पहले इस 1.07 के लेवरेज और लगभग 9 महीने लंबे कैश साइकिल पर गंभीर सवाल उठाने चाहिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इन डेट रिस्क्स को समझना सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। यानी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी सिर्फ रेवेन्यू से नहीं बल्कि कैश रिटेंशन से आती है। बिल्कुल। मैनेजमेंट अब ऑपरेशनल पिवट्स और निरंजन मिश्रा जैसे इंडिपेंडेंट ओवरसाइट से इस रिस्क को कम करने की कोशिश जरूर कर रही है, पर जब तक कैश कन्वर्जन साइकिल में ठोस सुधार नहीं आता और वर्किंग कैपिटल लोन्स पर निर्भरता कम नहीं होती, ये स्टॉक एक पतली रस्सी पर चलने जैसा ही रहेगा। बहुत ही पकी हुई बात कही आपने यहाँ पर। मुनाफा जरूरी है पर लिक्विडिटी उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। खैर, आज के इस विश्लेषण को हम यहाँ विराम देते हैं, पर जाने से पहले मैं सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी, जिसके बारे में वो खुद थोड़ा सोचें। जरूर। इस पूरे खाके पर गौर कीजिए। आगे चलकर क्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का विस्तार और सेली सरकारी सपोर्ट इतना बड़ा और तेज होगा कि विंडसॉल पर आज जो कर्ज का पहाड़ दिख रहा है वो भविष्य में बिल्कुल छोटा और मामूली लगने लगेगा? या फिर क्या मार्केट में आने वाला अगला छोटा सा उतार चढ़ाव इस 274 दिन के खसाव को एक ऐसे फेटल लिक्विडिटी संकट में बदल देगा जहां कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर्स तो होंगे पर उन्हें पूरा करने के लिए ऑक्सीजन यानी हकीकत में कैश नहीं होगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। ये एक ऐसी टेंशन है, एक ऐसी कड़ी है जिस पर इस मार्केट में पैसा लगाने वाले हर एक रिटेल निवेशक की बाज जैसी नजर होनी चाहिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।